हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप है मेरे YouTube चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि क्या आप अगर केस जीत भी जाते हैं तब भी जो है इस बात का आपको जो है ध्यान रखना है। अगर ये बात आपने ध्यान नहीं रखी तो आप जीता हुआ केस भी हार सकते हैं। अब ये क्या है ये बात, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है और मैं आपको जो है समझाने वाला हूँ कि क्या ये बात है जो मैं आज बोल रहा हूँ। देखिए, अगर आप केस जीत जाते हैं तो जजमेंट में जो होती है, जो भी ऑर्डर होता है, उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। उस ऑर्डर में उस टर्म्स एंड कंडीशंस को जो, जैसे मैं आपको दो केस एग्जांपल से समझाऊंगा कि क्या वो टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं और उसका कैसे ध्यान रखना चाहिए, और कैसे अगर वो ऊपर वाले कोर्ट में मिस हो जाए टर्म्स एंड कंडीशन तो कैसे आपको जो है उसे ठीक करना है। अब देखिए क्या होता है कि जब भी जजमेंट अनाउंस होती है तो कुछ ऑर्डर के साथ टर्म्स एंड कंडीशन होती है। अब जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूं कि जैसे हस्बैंड का केस है। हस्बैंड जो है हस्बैंड और वाइफ का केस अगेन है, जिसमें मेंटेनेंस वाइफ ने मेंटेनेंस का आवेदन दिया और मेंटेनेंस जो है अवार्ड हो गई है। अब जो अवार्ड हुई मेंटेनेंस है उसको ध्यान से सुनिए। जो अवार्ड हुई मेंटेनेंस है उसमें जो ऑर्डर दिया है कि फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन, और जो डेट है वो ऑर्डर में गलत मेंशन की हुई है। सपोज की डेट है ऑफ एप्लीकेशन है 2004 की और कोर्ट के ऑर्डर में मेंशन किया हुआ है 2012, तो क्या होगा, इसमें जो है कंफ्यूजन हो गया क्योंकि डेट जो है गलत मेंशन है। बट डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है, कई बार पार्टी सोचती है कि डेट ऑफ एप्लीकेशन से, तो कोर्ट जो है 2004 से मानेगा। जब पार्टी जो है एग्जीक्यूशन के लिए जाएगी ना, ये दूसरी पार्टी जब अपील के लिए जाएगी तो कोर्ट जो है जो ऑर्डर में एज इट इज लिखा हुआ है वही मानेगा। ये ध्यान रखिए, कभी भी आप जो है प्रिजम्पशन और अजम्पशन में काम नहीं कीजिए। जो ऑर्डर में लिखा होता है उसी डेट पे जो है कोर्ट जो है ऑर्डर कर सकता है, या एग्जीक्यूशन उसका ऑर्डर कर सकता है, या अपील में जो है वो 2012 मानेगा कि 2012 से देने, उस हिसाब से जो है एरियर्स कैलकुलेट कर सकता है। अब क्या होता है इस केस में, क्या होता है कि जब ऐसी गलती हो जाती है और कई बार जो है काउंसिल की ओवरसाइट हो गई या फिर पार्टी की खुद की ओवरसाइट हो गई कि उन्होंने जो है ये चीज नोटिस नहीं की, या नोटिस की तो इग्नोर कर दी, तो फिर ये ध्यान में आता है कि अब कौन कोर्ट जाएगा, छोड़ो जो है अब ऐसे ही करते हैं, इसमें लिखा तो हुआ है डेट ऑफ एप्लीकेशन, तो कोर्ट जो है 2004 से ही मानेगा। 2012 का तो जो है गलत है, वो मैं ओरली बता दूंगा कोर्ट को। तो ऐसे अगर आप सोच के जो है इग्नोर मारोगे आप इस चीज को, तो फिर क्या इसके रेपरकशन है वो मैं बता रहा हूँ। क्या इसमें प्रॉब्लम आ रही है वो मैं बता रहा हूँ। अब इसमें ये प्रॉब्लम होगी जब हस्बैंड जो है इस ऑर्डर के खिलाफ अपील में जाएगा ना, कोर्ट जो है ना 2012 से मानेगा कि 2012 से 2020 का एरियर्स है, उसका जो है कुछ राशि जो है जमा करवा के स्टे ऑर्डर दे देगा। तो याद रखिए, अगर जहां 2004 लिखा हुआ था वहां 2012 है, तो कितने 8 साल के एरियर्स कैलकुलेट ही नहीं करेगा कोर्ट। और इवन आपको एग्जीक्यूशन में भी प्रॉब्लम आएगी। एग्जीक्यूशन में भी बाय द ऑर्डर कोर्ट चलेगा कि ऑर्डर में 2012 लिखा है, आप ऐसे ओरली जाओगे, बताओगे कि ये गलत है, डेट 2004 है, और दिखाओगे कि ये 2004 है, ये गलती से क्लरिकल एरर है, आप इसे इग्नोर कीजिए, कोर्ट नहीं मानेगा। तो ये चीज याद रखिए। एक और केस हुआ था मेरे साथ, ये एक पहला केस है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें ये गड़बड़ हुई थी, तो हस्बैंड को ये बेनिफिट मिल गया था क्योंकि वाइफ जो है रिव्यू के लिए नहीं गई। एक और केस का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे मेंटेनेंस का ऑर्डर कर दिया कोर्ट ने और कुछ रेंटल अकोमोडेशन का ऑर्डर दिया है, और साथ में एक कंडीशन ये दे दी कि जो अगर रेंट के पेपर्स वाइफ दिखाएगी तभी वो जो है रेंटल अकोमोडेशन क्लेम कर पाएगी वाइफ, यानी रेंट डीड या फिर रेंट रिसिप्ट्स हो गई, वो अगर वाइफ दिखाती है तो रेंटल अकोमोडेशन जो है क्लेम कर सकती है वाइफ। एक केस एग्जांपल ये दे रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ। अब अपील में गया हस्बैंड और उसकी अपील में जो है हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट और जो सेशन कोर्ट है ना, उसमें ये कंडीशन जो है लिखवाना भूल गया हस्बैंड। ऑर्डर वही हुआ, ऑर्डर वही सेम अमाउंट का हुआ, कोई उसमें रेंटल अकोमोडेशन में कोई चेंज नहीं था, पर जो सेशन कोर्ट का ऑर्डर था उसमें ये कंडीशन नहीं थी, और जो हायर कोर्ट है उसमें ये कंडीशन नहीं थी। अब इसमें नुकसान क्या हुआ? नुकसान ये हुआ कि कोर्ट ने कहा कि आपको जो है इररिस्पेक्टिव वाइफ रेंटल का उसके पास प्रूफ है नहीं है, आपको रेंटल वो देनी पड़ेगी, क्योंकि वो वाली कंडीशन जो है हायर कोर्ट्स के ऑर्डर में मेंशन ही नहीं है। अगर ये कंडीशन मेंशन ही नहीं है तो कोर्ट जो है उसे नहीं देखेगा।
चाहे वो लोअर कोर्ट के ऑर्डर में हो, क्योंकि हायर कोर्ट हमेशा जो है अपने से हायर कोर्ट के ऑर्डर के लिए बाउंड है, लोअर कोर्ट के ऑर्डर के लिए बाउंड नहीं है, ये आप ध्यान रखिए। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुई कि ये कंडीशन जो है मेंशन नहीं करवाई, या फिर रिव्यू के अंदर जो है पार्टीज गई नहीं। जब रिव्यू के अंदर पार्टी नहीं गई तो वो कंडीशन मेंशन ही नहीं हो पाई ऑर्डर में। तो हमेशा जो है यहाँ पे रिव्यू की इंपॉर्टेंस मैं बता रहा हूँ, जुडिशियल रिव्यू नहीं, रिव्यू नॉर्मल रिव्यू है ये। रिव्यू में जो ये होता है कि ऑर्डर अगर आपका पास हो चुका है, उसमें अगर कोई क्लैरिकल एरर है, डेट का एरर है, या कोई फैक्ट है जो रह गया है जो कि आर्ग्यू हुआ था नीचे, या कोई एविडेंस है जो छूट गया है जो नीचे आर्ग्यू हुआ था। अब ये एविडेंस के केस में भी हो सकती है, कोई अगर कोर्ट वाइटल पीस ऑफ एविडेंस मिस कर जाता है सपोज, तो और जो दूसरी पार्टी ये आर्ग्यू कर सकती है कि ये एविडेंस था ही नहीं कभी, और दूसरी पहली वाली पार्टी कभी गई नहीं वो एविडेंस के रिव्यू में, उस जजमेंट में ऐड नहीं करवाया वो पॉइंट, तो फिर जो है कोर्ट जो है जो ऑर्डर होता है उस हिसाब से चलेगा। और जहां तक रिवीजन का सवाल है, रिवीजन में तो जो जजमेंट है उस हिसाब से कोर्ट ऑर्डर करेगा। अगर जजमेंट में वो पॉइंट मेंशन नहीं है तो कोर्ट कंसीडर ही नहीं करेगा वो पॉइंट। अपील के अंदर थोड़ा वाइड पावर्स होती है, बट रिवीजन की बात कर रहा हूँ जो मैं। तो रिव्यू जो है एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पे प्ले करता है कि अगर कोई चीज इनएडवर्टेंटली मिस हो गई है, उसको ऐड कराने की, या कोई कंडीशन ऐसी जो है ऑर्डर में जो है मिस हो गई है, वो नीचे वाले कोर्ट में ने रिकॉर्ड की थी बट ऊपर वाला कोर्ट मिस कर गया है। अब ये कह लीजिए कि बर्डन है कोर्ट के ऊपर। ऑब्वियसली क्लैरिकल एरर्स बहुत होते हैं कोर्ट के ऑर्डर्स में, और उसको ठीक कराने के लिए आपको रिव्यू पिटीशन जो है फाइल करनी है विद इन 30 डेज ऑफ दैट ऑर्डर। अगर आपने 30 दिन के अंदर वो रिव्यू पिटीशन में वो पॉइंट्स ऐड करा दिए, फिर आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब प्रॉब्लम क्या आएगी, कई बार ओवरसाइट या फिर अपनी खुद की गलती की वजह से ये सब चीजें रह जाती हैं ऑर्डर के अंदर, तो उसका जो परिणाम ये होता है कि 2 साल बाद पता चलता है एग्जीक्यूशन पिटीशन में कि ये पॉइंट तो मिस हो गया, और फिर उसके बाद आपके पास कोई वो चांस नहीं रहेगा कि आप वापस नीचे जाओ और रिव्यू पिटीशन डालो, क्योंकि 30 दिन का लिमिटेशन होता है। 30 दिन का लिमिटेशन के बाहर हो जाएगा फिर वो। तो 30 दिन के अंदर अगर आपने नहीं फाइल किया तो फिर कंडोनेशन ऑफ डिले लगानी पड़ेगी। कुछ महीनों का तो डिले कोर्ट कंडोन कर सकता है, बट सालों का डिले नहीं कर पाएगा। तो ये चीज आपको जो है ध्यान देनी पड़ेगी। अगर आप केस जीत भी गए हो, सारी कंडीशंस ठीक ठाक हैं उस ऑर्डर में, क्योंकि मेन आपको ऑर्डर देखना है, उस कंडीशंस आपके ऑर्डर में सारी इंटैक्ट है जैसे होनी चाहिए, तो ठीक है। बट अगर नहीं है, कोई कंडीशन मिसिंग है, तो ये एज्यूम मत कीजिए कि हायर कोर्ट वो कंडीशन मान लेगा किसी ना किसी वजह से। वो सिर्फ ऑर्डर पे जाएगा, एग्जीक्यूशन कोर्ट सिर्फ ऑर्डर पे जाएगा, ऑर्डर वैसा है तो फिर जो है आपको कोई रेमेडी नहीं मिलेगी, ये याद रखिए। और ये मैं जो है बता रहा हूँ आपको। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।